हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। यानी कि किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो क्या करना पड़ता है। ठीक है, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे और किसी पार्टनर की अगर डेथ होती है तो उसको क्या क्या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलेगा। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट हमारे यहाँ पे 3 पार्टनर थे, एक्स वाई जेड। लेट इसमें से वाई की डेथ हो जाती है। ठीक है, डेथ कब होती है देख लेते हैं एक बार। मान लो हमारा जो ईयर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है। ये ईयर चल रहा है हमारा 1/4/2020 से लेके, और ये कौन सा ईयर है हमारा 31 मार्च यानी कि 31 मार्च 2021 तक आएगा। ओके, लेट यहां पर एक पार्टनर की डेथ हो गई है, किसकी? वाई की। ठीक है, लेट ये 30 जून 2020 को वाई डाइट। वाई की डेथ हो गई है, कब हुई है बेटा? 30 जून 2020 में। ठीक है, यानी कि इस साल वो हमारे साथ अप्रैल में था, मई में था और जून में, यानी कि टोटल इस साल वो हमारे साथ 3 मंथ्स था। 3 महीने उसने हमारे साथ बिजनेस में काम किया। काम करने के बाद वो 30 जून 2020 को मर गया। ओके, तो अब सवाल यह है कि जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या क्या मिलेगा। ठीक है, जब वाई की डेथ हो जाएगी तो डेफिनेटली उसका जो भी बिजनेस में था हर वो चीज लेने कौन आएंगे? फिर वाई के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, तो यहां पर वाई के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या क्या मिलेगा, वाई के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या क्या मिलेगा और कितने कितने दिन का मिलेगा। देखो, इस साल उसने हमारे साथ केवल 3 महीने बिजनेस में काम किया, तो कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो उसको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स की। ठीक है, जो चीजें हमारे पास पिछले साल से ही पड़ी हुई है, यानी कि ये साल यहां से शुरू हुआ था लेकिन इससे पहले की, यानी कौन साल की? लास्ट ईयर की जो भी बैलेंस पड़े हुए हैं हमारे पास, उसमें से तो देखो उसका पूरा शेयर उसको मिलेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं क्योंकि उसने सिर्फ 3 महीने काम किया तो 3 महीने की मिलेगी। जैसे कि अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो इस साल उसने कितने दिन काम किया बेटा? केवल 3 महीने, तो उसको सैलरी कितने महीने की मिलेगी? 3 महीने की केवल उसको सैलरी मिलेगी। ओके, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने महीने का मिलेगा? क्योंकि 3 महीने ही उसकी कैपिटल को यूज किया इस साल, तो 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा बेटा। ठीक है, उसने कितने दिन हमारे साथ काम किया? 3 महीने, तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट होगा, देखो इस साल का प्रॉफिट कब कैलकुलेट करने वाले हैं? साल के एंड में। ठीक है, लेकिन 3 महीने तो इसने हमारे साथ काम किया है तो डेफिनेटली 3 मंथ्स का प्रॉफिट तो उसका बनता ही है। तो यहां पर प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट? अप टू द डेट ऑफ डेथ, उसके मरने तक का प्रॉफिट कितने महीने का? 3 महीने का हम उसको देंगे। यानी कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो उसको कितने महीने की मिलेगी? 3 महीने की टाइम बेसिस पे मिलेगी। ठीक है, 3 महीने काम किया तो 3 महीने की सैलरी अगर मिल रही थी तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3 महीने उसके कैपिटल को यूज किया इस साल तो 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट, क्योंकि हमने सिर्फ 3 महीने काम किया है तो 3 महीने का केवल प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, जब हम ड्रॉइंग लेंगे, क्या लेंगे? ड्राइंग, तो ड्राइंग भी कौन सी लेंगे? सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग कौन सी? 3 महीने की, क्योंकि इस साल का देख रहे हैं तो इस साल के अकाउंट में जब ड्राइंग लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने की। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं तो बेटा कितने महीने का चार्ज होगा? सिर्फ 3 महीने का। ठीक है, तो कुछ ये चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ कितने महीने की लेंगे हम अपने अकाउंट्स में? 3 महीने की लेंगे। क्यों? क्योंकि इस साल उसने सिर्फ 3 महीने काम किया, 3 महीने वो हमारे साथ था, तो इन 3 महीने की ट्रांजेक्शन में से उसका जो कुछ भी होगा वो हम 3-3 महीने का यहां पर लेंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले से ही हमारे पास पड़ी हुई हैं,
कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास कब से पड़ी हुई हैं, लास्ट ईयर से पड़ी हैं, तो उसमें तो टाइम नहीं देखेंगे हम। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि वो तो पिछले साल की है, पिछले साल तो पूरे साल वो हमारे साथ था, तो पूरे साल हमारे साथ था, जिसकी वजह से पिछले साल का जो कुछ भी बैलेंस हमारे पास होगा वो हर वो चीज उसको पूरी दी जाएगी। जैसे कि उसका जो भी कैपिटल का बैलेंस है, कैपिटल बैलेंस पूरा था, लास्ट ईयर से चल रहा है, वो आएगा। कोई भी जनरल रिजर्व, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, लास्ट ईयर का अगर बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कहां पर दिखाई दे रहे हैं हमें, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जो दिखाई दे रहे हैं वो हम उसको पूरा पूरा देंगे, यानी कि टाइम नहीं देखेंगे, सिर्फ उसका हिस्सा उसको मिल जाएगा। कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो या कोई इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व हो, ठीक है, इसमें से कौन सा, फ्री रिजर्व जितना होगा, ठीक है। देखो इस फ्री रिजर्व के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कई बार। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कभी भी देना पड़ सकता है, किस लिए हम रखते हैं, अगर बिजनेस में काम करते करते किसी वर्कर का मशीन में हाथ चला गया, कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है तो जिसके लिए हमें उसको पे करना पड़ सकता है, उसके लिए हम एक रिजर्व बचा के रखते हैं जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर हमें देना पड़ा तो हम सबसे पहले इस रिजर्व को देने के लिए यूज करेंगे, लेकिन अगर नहीं देना पड़ा तो वो हमारे लिए फ्री हो गया, फ्री हो गया तो हम इसको यूज कर सकते हैं फिर आपस में बांटने के लिए। ओके। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, कोई भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती है तो उसमें फ्लैक्चुएशन कई बार नेगेटिव आते हैं, यानी कि कई बार फ्लैक्चुएशन ऐसा होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो हम इस रिजर्व से पहले उसको सेट ऑफ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो फ्री रिजर्व होता है उसको हम यूज करते हैं अपने लिए। ओके। तो इसमें सिर्फ फ्री रिजर्व यूज करना है, कुछ नहीं लिखा तो आप पूरा यूज कर लो, अगर कोई एडजस्टमेंट है तो हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ऐसी ही हमारी जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास पहले से ही पड़ी हुई हैं, ठीक है। जैसे कि कई बार हमारा क्या होता है, गुडविल दी होती है, कहां पर दी होती है, एसेट में, वो पहले से ही दी हुई है, उसको राइट ऑफ करना है, पूरा राइट ऑफ करेंगे। कोई पी एंड एल का कौन सा बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस दिया है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक तरह का लॉस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है बेटा, लॉस, तो ये हमारे लिए, मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूं, तो ये हम उससे चार्ज करवाएंगे कितना, पूरा उसका शेयर, कोई टाइम वाइम नहीं देखेंगे, ठीक है, एक्सेट्रा। तो यहां पर भी हमारे लिए क्या हुआ, ये चीजें हैं, ठीक है, ये एक्सेट्रा। ऐसी चीजें, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो टाइम बेसिस पे देंगे 3 महीने की सिर्फ, कुछ चीजें जो पहले से ही हमारी बैलेंस शीट में दिखाई दे रही थी, इसका मतलब वो लास्ट ईयर से होती हुई आई है, ठीक है, उसमें से सिर्फ उसका शेयर देंगे हम, जितना भी उसका हिस्सा बनता है वो सारा शेयर उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी को ही, ये तो ऐसी ओरल हमने डिस्कस किया है, इसी को ही अच्छे से अकाउंट में हम कैसे लिखेंगे, कहाँ कहाँ किस चीज चीज को किस किस हेडिंग से लिखना है, वो हम अब देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब चीजें किस बेस पे होंगी, टाइम बेसिस पे लेंगे, जितने दिन उसका था उतने ही दिन का लेंगे, बाकी किसी चीज में टाइम देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पहले से ही चलता आ रहा है उसमें टाइम की नीड नहीं है, सिर्फ उसका शेयर कितना है वो उसको दे देंगे, जो इसका उसका हिस्सा होगा वो उसको दे देंगे, यानी कि उसकी कैपिटल उसको दे देंगे। जनरल रिजर्व, पीएनएल में से जो उसका शेयर होगा वो दे देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, जो उसका शेयर होगा वो दे देंगे। गुडविल जब राइट ऑफ करेंगे, जो उसका शेयर होगा वो उसके अकाउंट में लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस, जो उसका शेयर होगा वो बियर करेगा लॉस को, ठीक है। तो इसी को अकाउंट फॉर्म में हम कैसे करेंगे, ठीक है। नॉर्मली बेटा देखो क्या होगा, जिसकी डेथ हुई है उसका अकाउंट बनाने के लिए पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है, तो उसका अकाउंट हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब हमारे सामने ये सवाल है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि उसका अकाउंट कैसे बनाएंगे, ये सब चीजें उसके अकाउंट में कैसे हम शो करेंगे। ओके। लेट यहां पर हमारी वाई की डेथ हुई है, तो डिसीज पार्टनर पार्टनर हमारा कौन है, वाई है, ठीक है। तो ये वाई का कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, वाई का कैपिटल अकाउंट क्यों बनाने के लिए पूछेगा, वो इसलिए पूछेगा जिससे कि हम ये बता पाएं कि वाई के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को हम कितना पैसा देंगे, यानी कि वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर होगा, उसके जो एग्जीक्यूटर्स होंगे, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हियर्स जो होंगे,
उसको हम कितना पैसा देंगे, यहां पर हम ये निकालेंगे इस अकाउंट को बना के। ओके, तो देखो बेटा हम क्या क्या देंगे उसको। एक तो इसका बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी यानी कि कैपिटल का जो बैलेंस था वो देंगे। अगर कोई करंट अकाउंट बना रखा था तो उसके करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी यहीं ट्रांसफर कर देंगे एक साथ ही। पार्टनर का लोन, यानी कि अगर उसने कोई भी लोन दिया हुआ था फर्म को, अगर वाई ने कोई भी लोन दिया हुआ था, किसको दिया हुआ था, फर्म को, तो अब सिंपल सी बात है, वाई ने अगर लोन दिया हुआ है तो जब उसके घर वाले आएंगे सारे पैसे मांगने, तो जो लोन दिया था वो भी पैसे मांग लेंगे, तो वो भी उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। कोई भी जनरल रिजर्व, कोई भी पी एंड एल अकाउंट अगर लाइबिलिटी में दिया हुआ है तो इसमें से भी उसका शेयर दे देंगे। कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ओनली फ्री रिजर्व, पॉइंट टू बी नोटेड बेटा, ओनली फ्री रिजर्व, ये ध्यान रखना है खास कि केवल फ्री रिजर्व जो होगा उसी में से उसका शेयर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन, ये किस बेस पे देनी है, टाइम बेसिस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 महीने अगर हमारे साथ था तो 3 महीने का देंगे, सैलरी 3 महीने की थी तो 3 महीने का, कमीशन अगर मिल रहा है उसी हिसाब से मंथली बेसिस पे मिल रहा है तो हमारा 3 महीने का कमीशन मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये क्या लिखना है, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, यानी कि उसके मरने तक का प्रॉफिट इस साल का, मान लो 3 महीने का था। अब बच्चे कहेंगे सर ये पी सस्पेंस के नाम से क्यों लिखा आपने, बेटा ये पी सस्पेंस के नाम से इसलिए लिखा है क्योंकि इस साल का प्रॉफिट कब कैलकुलेट होना था, साल के एंड में। इस साल का प्रॉफिट कब कैलकुलेट होना था, साल के एंड में। ठीक है, अब एंड तो अभी आया ही नहीं, तो उसके प्रॉफिट को देंगे कैसे, अब प्रॉफिट तो अभी कैलकुलेट ही नहीं किया, क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट कब करेंगे, साल के एंड में। साल का एंड अभी आया नहीं, बीच में इसकी डेथ हो गई, लेकिन 3 महीने का प्रॉफिट तो उसका देना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन बेसिस पे उसके 3 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे और उसको देंगे। इसलिए ये बात अभी तक सस्पेंस में है कि यार ये जो हम प्रॉफिट उसको दे रहे हैं ये एग्जैक्ट है भी या नहीं, इसलिए हमेशा किस नाम से लिख रहे हैं उसको, पी एंड एल सस्पेंस के नाम से लिख रहे हैं। ठीक है, कोई भी अगर उसके डेथ के टाइम में जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज है उनको हम रिवैल्यूड करते हैं, तो रिवैल्यूएशन में से जो प्रॉफिट होगा, जो उसका शेयर होगा, वो उसको देंगे। ओके, अब आगे डेबिट साइड में करंट अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस था तो वो लिख देंगे। लोन, लोन टू पार्टनर, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा था तो फर्म उतना ही पैसा अपना काट लेगी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस बेटा क्या होता है, लॉस। ठीक है, या गुडविल अगर एसेट में दे रखी है, या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कहां दे रखा है, एसेट साइड में दे रखा है, इन तीनों में से कुछ भी, तो उसका शेयर। कोई ड्राइंग है तो ड्राइंग लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बेटा टाइम बेसिस पे निकालेंगे। फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी यहां से, ये फाइनल अमाउंट, ये फाइनल अकाउंट उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है एंटाइटल्ड है लेने के लिए, है ना, ये उसको मिलेगा। देखो बाकी सारी चीजें तो 90% क्वेश्चन में निकालना आसान ही है, क्योंकि सब कुछ दिया ही होगा। ठीक है, आपको छोटी मोटी कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% निकालना 3 महीने का, वो तो निकालना आसान है। सैलरी 2 महीने की निकालनी आसान है। तो वैसे तो सारी कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी है। इसमें प्रॉफिट निकालना, क्योंकि एस्टिमेशन बेसिस पे प्रॉफिट निकालना है, तो इसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आएगा कि किस तरीके से प्रॉफिट निकालना है। तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कि प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैसे निकालेंगे, कौन कौन सी लैंग्वेज है जो हमारे सामने आएंगी जिसको बेस पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, बाकी चीजें सब कुछ इजीली कैलकुलेट हो जाएंगी। तो इसको हम अच्छे से एक बार देख लेते हैं कि प्रॉफिट निकालना हो तो किस तरीके से हम इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे वाई, वाई को हमने माना था डिजीज पार्टनर रही, यानी कि इसकी डेथ हुई है। शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, यानी कि उसके डेथ तक के जो प्रॉफिट निकालेंगे वो हम कैसे निकालेंगे वो हम सीखने जा रहे हैं अब। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, क्योंकि हमें पता है प्रॉफिट तो कब कैलकुलेट करेंगे, साल के एंड में। साल का एंड अभी तक आया नहीं, तो कैसे उसको प्रॉफिट दें इस 3 महीने का। तो हम ये मानते हैं यार, एज्यूम कर लेते हैं कि एक काम करते हैं, पिछले साल 3 महीने में इतना प्रॉफिट हो गया था, तो इस साल भी एज्यूम कर लेते हैं 3 महीने, इन 3 महीने में इतना ही प्रॉफिट हो गया होगा। तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे ही हम अब का प्रॉफिट दे देते हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि पिछले साल 3 महीने में इतना प्रॉफिट हो गया था, इस साल 3 महीने में भी इतना प्रॉफिट हो गया होगा। ठीक है, तो पिछले साल के बेस पे 3 महीने का प्रॉफिट निकाल देते हैं और उसको दे देते हैं। तो ये तो हुआ लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे जब निकालते हैं, लास्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट है वो उसका शेयर और 3 महीने, ये लो, ये उसका प्रॉफिट आ गया 3 महीने का। कई बार क्वेश्चन ये कहेगा लास्ट ईयर के बेस पे नहीं। देखो अब सिंपल सी बात है, जो डिजीज पार्टनर है
उसके जो लीगल एयर्स हैं वो क्या बोल सकते हैं कि भाई लास्ट ईयर के बेस पे क्यों दे रहे हो, लास्ट ईयर तो प्रॉफिट कम हुआ था, उससे लास्ट ईयर तो बहुत ज्यादा हुआ था। अब फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है। आप लास्ट ईयर के बेस पे क्यों दे रहे हो, क्योंकि अगले अगले साल हो सकता है प्रॉफिट बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि उससे लास्ट ईयर अगर हम देखें, लास्ट टू लास्ट ईयर देखें तो वहां तो प्रॉफिट ज्यादा था। ठीक है, तो कई बार इस चीज की कंफ्यूजन हो जाती है कि यार किस बेस पे प्रॉफिट को लिया जाए, क्योंकि लास्ट ईयर के बेस पे वो अगर नहीं मानते लीगल एयर्स उसके, तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ साल का एवरेज प्रॉफिट ले लेते हैं कि भाई एक काम करते हैं, ना तेरी ना मेरी, एक काम करते हैं ना लास्ट ईयर ना उससे लास्ट ईयर, 3-4 साल का हम एवरेज निकाल लेते हैं, उसी बेस पे प्रॉफिट दे देते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ सम ईयर्स, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट अगर कोई लॉस है तो माइनस अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया, इस एवरेज प्रॉफिट इनटू टाइम यानी कि 3 महीने का, और उसका शेयर जो बनता है वो हम दे देंगे। ये देखो, ये तो हुआ एस्टिमेशन बेसिस पे, बहुत ज्यादा इनएक्यूरेट सा लगता है। ठीक है, फिर हमारा ये ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ये थोड़ा सा एक्यूरेट लगता है। ठीक है, कि सेल के बेस पे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट दे देते हैं उसका। सेल के बेस पे कैसे देंगे, सबसे पहले नेट प्रॉफिट रेशो निकाल ली लास्ट ईयर की। वही लास्ट ईयर 10% प्रॉफिट हुआ था सेल के ऊपर, तो इस साल की 3 महीने की सेल तो हमें पता ही है, क्योंकि 3 महीने के बाद मरा है, तो 3 महीने की सेल तो हमें अपने अकाउंट से मिल ही जाएगी। तो 3 महीने की सेल, लास्ट ईयर 10% का प्रॉफिट होता है, एज्यूम कर लेते हैं कि इस साल भी 10% का ही प्रॉफिट हो रहा होगा। तो लास्ट ईयर की 3 महीने की, जो इस 3 महीने की सेल ले लेते हैं, 10% का प्रॉफिट। ठीक है, इसमें से उसका शेयर निकाल लेंगे। बस ये हमारा सेल के बेस पे अगर क्वेश्चन कहेगा तो सेल के बेस पे प्रॉफिट ऐसे निकालते हैं। ओके, या तो ये 2 स्टेप से निकाल लो, या एक सिंगल स्टेप से निकाल लेते हैं। यानी कि पहले लास्ट ईयर का प्रॉफिट निकाल लो, उसकी परसेंटेज रेट यानी कि नेट प्रॉफिट रेशो ऑफ लास्ट ईयर, ये निकाल लिया, और फिर इस साल की सेल में लास्ट ईयर के नेट प्रॉफिट रेशो को अप्लाई करके वाई का शेयर निकाल लिया। या फिर इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो कंबाइन भी वही है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर की सेल इनटू सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ इनटू वाई शेयर, इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये आता है। या तो सिंगल में कर लो, या ऐसे निकाल के थोड़ा खोल के कर लो इसको। ठीक है, तो ये हमारे 3 तरीके हैं। क्वेश्चन तुम्हें 99.9% तो ये बता देगा कौन से तरीके से निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हें स्पेशली कहेगा कि लास्ट ईयर के बेस पे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना है, या सेल के बेस पे निकालना है। जिस बेस पे क्वेश्चन निकालने के लिए बोलेगा, उसी बेस के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकालोगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि तीनों मेथड को कैलकुलेट करने के लिए एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, जिससे आप इजीली इस चीज को समझ पाए कि ये कैसे कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो बुक में क्वेश्चंस हैं वो इसी टाइप के हैं। प्रॉफिट निकालने के तीनों बेसिस पे, लास्ट ईयर के बेस पे कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कैसे निकालते हैं, और सेल के बेस पे कैसे निकालेंगे। तो एक एक क्वेश्चन में तीनों करा रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझे। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। लेट ए बी सी 3 पार्टनर थे जिनकी रेशो थी 2:1। सी डाइड, यानी कि सी की डेथ हो गई है बेटा 30 जून 2018 को। ठीक है, फिर ये कह रहा है प्रॉफिट एंड सेल। देखो यहां पर प्रॉफिट दे रखा है और सेल दे रखा है, तो ये तो कंफर्म है कि सेल के बेस पे प्रॉफिट निकालना होगा। लास्ट ईयर का प्रॉफिट 2018 का 31 मार्च 2018 का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख है, और सेल है 10 लाख, यानी कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट और सेल ये आपको दे रखे हैं। ठीक है, सेल ड्यूरिंग अप्रैल, अप्रैल से लेके जून यानी कि उसके मरने तक की सेल हमें गिवन है, यानी कि सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ दिस ईयर इज गिवन इन द क्वेश्चन, रुपीज कितना, 1,50,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द सी, वो कहता है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी अप टू द डेट ऑफ डेथ। डेथ के ये कह रहा है अप टू द डेट ऑफ डेथ, यानी कि उसके मरने तक का प्रॉफिट निकालना है। देखो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के 3 तरीके, लास्ट ईयर की प्रॉफिट के बेस पे, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, या सेल के बेस पे। देखो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे निकालना है, ऐसा तो क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोल रखा। एवरेज प्रॉफिट के लिए तो 2-3 साल का प्रॉफिट गिवन ही नहीं है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। फिर है सेल के बेस पे, क्योंकि इंफॉर्मेशन सेल वाली है, तो हम सेल के बेस पे निकालेंगे। ठीक है, तो सेल्स के बेस पे कैसे निकालना है। ठीक है, अभी मैंने आपको 2 स्टेप बताए थे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट रेशो निकाल लो लास्ट ईयर की, और उसके बाद उसका शेयर। तो अब करते हैं जरा इस क्वेश्चन को हम। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 56। 3 पार्टनर है ए बी सी। सी की डेथ हुई है, कब डेथ हुई है बेटा, 30 जून 2018 में डेथ हुई है। ओके, आगे तुमसे कह रहा है प्रॉफिट और सेल गिवन है। प्रॉफिट और सेल कब का गिवन है, ये 31 मार्च 2018 का गिवन है।
प्रॉफिट गिवन है 1 लाख का, सेल गिवन है बेटा 10 लाख की। सेल कितने गिवन है? 10 लाख रुपए की। ओके, आगे देखते हैं जरा क्या कह रहा क्वेश्चन। सेल 10 लाख की गिवन है। आगे तुमसे कह रहा है सेल अप्रैल से लेके जून तक की। सेल कहां से लेके? अप्रैल से लेके जून तक की दे रखी है, यानी कि सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2018 दे रखी है हमारे 1,50,000 की। ये सेल दे रखी है और हमें निकालना है प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है बेटा, तो यहां शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को जरा हम। सबसे पहले मैंने बताया था अगर सेल के बेस पे निकालना तो 2 स्टेप लेने हैं। स्टेप नंबर 1, ठीक है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है नेट प्रॉफिट रेशियो ऑफ लास्ट ईयर की नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लो। कैसे निकालोगे आप? नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का नेट सेल इनटू 100। देखो नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का दे रखा है 1 लाख, सेल दे रखी है हमारी कितनी? 10 लाख, इनटू 100 इज इक्वल टू आ गया बेटा ये 10% आ गया। ठीक है, अब आगे हमारा क्या कह रहा है? फिर उसका शेयर निकालना है, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। क्या फॉर्मूला है इसका? फॉर्मूला है सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ इनटू नेट प्रॉफिट रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनटू हमारा क्या है? सीज शेयर। तो आपको सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ दे रखी है कितनी? 1.5 लाख, तो ये आ गई हमारी 1.5 लाख की, इनटू नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर की थी हमारी, नेट प्रॉफिट रेशियो थी 10%, ये 10% निकाल रखा है, इनटू उसका शेयर कितना था बेटा? उसका शेयर देख लेते हैं हम। सी का शेयर था 1/5 और यहां से ये आ गया हमारा कितना आंसर? 3000। ये 3000 उसका है प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, ये हमारा आंसर। तो बेटा कभी भी अगर टर्नओवर के बेस पे यानी कि सेल के बेस पे निकालना हो तो देखो 2 स्टेप लेने हैं सिर्फ। पहला स्टेप नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लो लास्ट ईयर की, आपको हमेशा नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का और नेट सेल लास्ट ईयर की गिवन होगी। उसके बाद उसका शेयर निकालना है प्रॉफिट का, तो कैसे निकालेंगे? सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ यानी कि इस साल में मरने तक की सेल, नेट प्रॉफिट रेशियो को यहां पर अप्लाई कर दो, इनटू सी शेयर, ये निकाल देंगे यहां से क्या? सी शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ओके, कंबाइन फॉर्मूला भी मैंने तुम्हें अभी भी दिखाया था, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कंबाइन बन जाएगा। ठीक है, वरना तुम 2 स्टेप में निकाल सकते हो या 1 स्टेप में निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ओके बेटा, तो करते हैं अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। ए बी सी 3 पार्टनर जिनकी रेशियो है 3:1। बी की डेथ हो गई है ऑन 30 जून 2018। बी की डेथ हुई है बेटा कब? 30 जून 2018 को। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 proportionate profit of 2018 is to be taken into consideration। देखो साफ साफ कह रही है ये, क्या कह रहा है ये? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 यानी कि 31 मार्च 2019 के लिए प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2018 यानी कि पिछले साल के प्रॉफिट को बेस मानना है, यानी कि इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। 2019 का प्रॉफिट निकालने के लिए 2018 के प्रॉफिट को हमें कंसिडर करना है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे अब निकालना है, क्योंकि साफ साफ इसने कह दिया 2019 का प्रॉफिट 2018 के प्रॉफिट को कंसिडर करके करना है। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018 बैड डेट्स दे रखे थे कितना? 2000 के। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018 यानी कि पिछले साल में बैड डेट्स कितने थे? 2000 के। हैड टू बी एडजस्टेड यानी कि एडजस्ट करने थे, नहीं किए तो कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। बैड डेट्स हमें पता है क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो प्रॉफिट में से क्या कर लेंगे? माइनस। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 हमारा कितना दे रखा है? 14,000 रुपए। 14,000 रुपए और बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट साफ साफ लिखा है, तो एडजस्टमेंट बैड डेट्स की कर देंगे, 2,000 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा लास्ट ईयर का प्रॉफिट? 12,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये 12,000 का लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, 12,000 के लास्ट ईयर के प्रॉफिट को लेके हम उसका शेयर अब निकाल लेंगे। ओके, तो करते हैं जरा इस क्वेश्चन को भी लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे करके शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 57।
ए बी सी, 3 पार्टनर जिसमें से सी की डेथ हुई है। कब हुई है? 30 जून 2018 को। ओके, और साफ साफ इसने कह दिया कि 2019 का प्रॉफिट, यानी कि 30 जून 2018 को हुई है ना, तो हमारा साल कौन सा था ये? 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक। तो ये कह रहा है 2019 का जो प्रॉफिट है वो हमें किस बेस पे लेना है? 2018 के बेस पे लेना है। ठीक है, तो हमारा 2018 का जो प्रॉफिट दे रखा था वो कितना दे रखा है? 14,000। ठीक है, और जिसमें बेड डेट्स को कह रहा है एडजस्ट करना है कितना? 2,000। तो लिख कर लेते हैं जरा, देखो लास्ट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर बेड डेट्स, क्योंकि बेड डेट्स को एडजस्ट करना था। 14,000 का प्रॉफिट है, 2,000 का बेड डेट्स एडजस्ट कर दिया तो बेटा ये आ गया हमारा 12,000 रुपये। लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा 12,000 है, तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं। क्या फॉर्मूला है हमारा? देखो फॉर्मूला हमारे लिए क्या था? लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू टाइम, कितने दिन का लेना है, और इनटू हमारे लिए क्या है ये, जो भी उसका शेयर है, क्या है? सीज शेयर। ओके, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा कितना दे रखा है? देख लो अब अच्छे से। लास्ट ईयर का प्रॉफिट था हमारा ये 12,000 रुपये इनटू टाइम। टाइम देखो 30 जून को मरा है, 31 मार्च हमारा ईयर एंड था, 30 जून को मरा, यानी कि अप्रैल में हमारे साथ था, मई में हमारे साथ था, जून में हमारे साथ था, जून में लास्ट डेट को मरा, यानी कि 3 महीने का टाइम है, 3/12 इनटू हिज शेयर, उसका शेयर कितना था वो देख लेते हैं। सी का शेयर था हमारा 1/6, 1/6। तो यहां से हमारा जो प्रॉफिट निकल के आता है वो निकल के आता है 1,000 रुपीज। यही हमारा क्या है? आंसर है। ओके, यहां से ये 12,000 रुपीज हमारा क्या था? लास्ट ईयर का प्रॉफिट। हमारा इस साल का जो प्रॉफिट 3 महीने का निकाला तो कितना आया? 1,000 रुपीज आ गया। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर के बेस पे कैसे निकालेंगे? सिर्फ लास्ट ईयर का प्रॉफिट इनटू टाइम इनटू हिज शेयर, ये लास्ट ईयर के बेस पे कर लिया। ठीक है, अब तुम्हें एक और क्वेश्चन बताता हूं, एवरेज जिसमें ले रखे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। राम मनोहर और जोशी 3 पार्टनर हैं, जिसमें जोशी की डेथ हो गई 31 मई 2018 में, मई में हुई है। ठीक है, His share of profit from the closure of last accounting year till the date of death, यानी कि उसका जो till the date of death was to be calculated on the basis of average profit of 3 completed year। देखो क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया उसका जो प्रॉफिट है अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर्स। 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे लेना है। तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट तुम्हें दे रखा है, कितना दे रखा है? 7,000, 8,000, 9,000। एवरेज प्रॉफिट निकालना हमें आता है, उसके बेस पे हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। तो वही काम करते हैं, एवरेज प्रॉफिट पहले निकालते हैं, फिर उसके बेस पे क्या निकाल लेंगे? उसका प्रॉफिट। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हमें पता ही है, टोटल प्रॉफिट, ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट में हमारा देखो 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है 7,000, 8,000, 9,000 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो यहां से हमारा ये कितना आ गया देख लेते हैं। 24,000 का हमारा ये प्रॉफिट है, डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू हमारा 8,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। ओके, अब यहां से निकाल लेते हैं हम आगे, किसका शेयर है? जोशी का। तो जोशीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट के बेस पे लेना है, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू टाइम इनटू हिज शेयर। तो एवरेज प्रॉफिट यहां पर हमारा 8,000 है, इनटू टाइम। कब मरा है वो? मई में मरा है। मई कौन सी मई है? 31 मई। तो यहां पर देखो अप्रैल में, तो सिर्फ 2 महीने, यानी कि 2/12 इनटू हिज शेयर। उसका शेयर कितना है? क्वेश्चन में दे नहीं रखा, नहीं दे रखा तो इक्वल मानेंगे तीनों पार्टनर को, यानी कि उसका शेयर 1/3 था। और यहां से आ गया ये 444 रुपीज, 444। ये क्योंकि पॉइंट में है तो इसको अप्रोक्स ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए आंसर आ गया। ओके, देखो कई बार ऐसा होगा तुमसे जर्नल एंट्री पूछ लेगा कि भाई प्रॉफिट की जर्नल एंट्री भी करो। तो जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे? जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो इसकी एक सिंपल जर्नल एंट्री होती है, वो बता देता हूं मैं क्या है।
प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ की जर्नल एंट्री हम किसके थ्रू करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो भी डिजीज पार्टनर है। जैसे डिजीज पार्टनर यहां पर कौन था? जोशी था लास्ट में, तो जोशीज कैपिटल अकाउंट। तो कितना आया था? 444। ये क्या है? जर्नल एंट्री। जब भी कभी जिस पार्टनर की डेथ हुई हो उसका प्रॉफिट के लिए जर्नल एंट्री अगर करनी हो तो किसके थ्रू करोगे? P&L सस्पेंस के थ्रू। तो एंट्री क्या करोगे? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ABCXYZ जो भी होगा जिसकी डेथ हुई है उसका डेथ का डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहां पर बीइंग प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, ठीक है, गिवन टू जो भी होगा जोशी या जो भी पार्टनर, ये हमने उसकी प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ हमने उसको दे दिया। तो कभी भी तुमसे जर्नल एंट्री पूछे प्रॉफिट की तो ये जर्नल एंट्री आपको करनी है। ओके, तो अब मैं आपको गुडविल की ट्रीटमेंट बता रहा हूं। वैसे तो पूरे चैप्टर में गुडविल की ट्रीटमेंट एक ही है। इससे पहले हमने रिटायरमेंट में भी पढ़ी है गुडविल की ट्रीटमेंट। क्या करते थे हम? सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालते थे, फिर गेनिंग रेशो निकालते थे। गेनिंग रेशो में रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को एडजस्ट करते थे और एक जर्नल एंट्री पास करते थे, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। देखो इसमें भी यहां पर सेम टू सेम यही है, डेथ में भी। इसमें सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर की जगह क्या आ जाएगा? डिजीज पार्टनर। वो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ओके, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। PRS तीन पार्टनर है जिनकी रेशियो है 4, 3 और 1 की। इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर ही शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि उसकी गुडविल का शेयर is to be valued at 1/2 of the net profit credited to his account during last 4 completed years। देखो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले तो ही शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि उसका जो ही शेयर ऑफ गुडविल, उसका गुडविल कैसे निकालना है? इज टू बी वैल्यूड एट 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। देखो ये लाइन जो मैंने यहां पर बाइफर्केशन की लाइन की वो आप ध्यान समझें। हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का शेयर कैसे निकालेंगे? वैल्यूड एट 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, यानी कि जो उसका प्रॉफिट क्रेडिट किया उसके अकाउंट में उसका 1/2। प्रॉफिट कौन सा? ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर, यानी कि पिछले 4 सालों में जो भी हमने उसको प्रॉफिट दिया उसका हाफ, उसका हम गुडविल का शेयर मान लेंगे। साफ साफ क्वेश्चन ने क्या कहा है? गुडविल कैसे निकालना? देखो वैसे तो गुडविल के लिए बहुत आसान सा मेथड अधिकतर दिया होता है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल निकाल लो। हमें तो पता है एवरेज प्रॉफिट इन 2 ईयर परचेज गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। 99% तो ऐसे ही आता है, एवरेज प्रॉफिट से या सुपर प्रॉफिट से, जो हमने पहले सीख लिए, ठीक है। कई बार ऐसे यूनिक तरीके से देते हैं कि अलग तरीके से निकालो, तो आप जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसे ही करेंगे आप, ठीक है। तो गुडविल कैसे निकालने है इस क्वेश्चन में? गुडविल इज टू बी वैल्यूड कैसे? एट 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, यानी कि उसके अकाउंट में जितना भी हमने प्रॉफिट दिया उसका हाफ। प्रॉफिट कौन सा? पिछले 4 सालों का। वो हम क्या मान लेंगे? उसकी गुडविल ऑफ द फर्म। तो बस गुडविल निकालने के बाद तो वही 4 स्टेप है। पहले गेनिंग रेशियो निकालो, एडजस्टेड अमाउंट निकालो, जर्नल एंट्री पास करो। वो मैं अभी तुम्हें करके दिखाता हूं। ओके, तो जैसा ही क्वेश्चन बोल रहा था हम वैसे ही कर रहे हैं। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालते हैं लास्ट 4 ईयर का। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स क्या क्या हमारा टोटल प्रॉफिट? 1,20,000, 80,000, 40,000, 80,000। ये टोटल प्रॉफिट है लास्ट 4 ईयर का, 3,20,000। अब प्रॉफिट उसको कितना दिया था? प्रॉफिट इन 4 साल में प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, ठीक है, ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 सालों में हमने उसको प्रॉफिट दिया था 3,20,000 का। कितना? उसका जो शेयर था, उसका शेयर था 3/8। तो हमने 1,20,000 का प्रॉफिट उसको पिछले 4 सालों में दिया था। ओके, अब यहां पे क्या कह रहा है? आर का शेयर ऑफ गुडविल, आर शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालें? क्या कह रहा क्वेश्चन? हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट इन लास्ट
4 ईयर्स। क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया कि पिछले 4 सालों में जो उसको प्रॉफिट दिया यानी कि ये उसका हाफ गुडविल मानेंगे उसकी। तो पिछले 4 सालों में प्रॉफिट दिया उसको 1,20,000, उसका हाफ उसकी गुडविल मान रहे हैं, तो उसका हाफ कितना आ गया बेटा 60,000 आ गया। तो 60,000 आ गई गुडविल किसकी, आर की। अब आर का गुडविल का शेयर तो निकाल लिया, अब किस रेशो में देंगे अदर पार्टनर उसको, गेनिंग रेशो में। तो स्टेप नंबर 2 हमारे लिए क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशो निकालना। तो ये स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 था उसका शेयर निकालना डिजीज पार्टनर का। स्टेप नंबर 2 क्या है, गेनिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। देखो यहां पर कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ क्या दे रखा है कि पुराने पार्टनर की रेशो क्या थी हमारी 4:3:1, सॉरी क्या थी हमारी 1। इसमें से ये हमारा जिसकी डेथ हो गई है, तो क्या बचा 4:1। यही हमारे लिए क्या है, गेनिंग रेशो, और यही हमारे लिए क्या है, न्यू रेशो। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, एडजस्टेड अमाउंट निकालना। जैसे कि हम रिटायरमेंट में करते ही थे, पहले रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालते थे, फिर गेनिंग रेशो निकालते थे, फिर एडजस्टेड अमाउंट। इसमें भी ऐसे डिजीज पार्टनर का शेयर निकाल लो, फिर गेनिंग रेशो, फिर क्या निकालेंगे, एडजस्टेड अमाउंट। एडजस्टेड अमाउंट कैसे निकालते थे, जो भी इसका शेयर है इसको गेनिंग रेशो में बांट देंगे, ठीक है। तो गेनिंग रेशो में बांटेंगे तो किन कौन पार्टनर इधर, पी और एस है। तो ये जो 60,000 है इसको हमने पी और एस में बांट दिया, कितने, गेनिंग रेशो में, यानी कि 4/5 और 1/5। तो यहां से ये आया 48,000 और ये कितना आया 12,000, ये भी निकाल लिया। लास्ट स्टेप जर्नल किस क्या है हमारा इसका, जर्नल एंट्री। स्टेप नंबर 4 क्या है हमारे लिए, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट। जर्नल एंट्री क्या करते हैं बेटा, गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिजीज पार्टनर, जो भी हमारा है, ठीक है, डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हमारी जनरल एंट्री होती है हमेशा, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिजीज पार्टनर। यहां पर गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, पी और एस। तो हमारा पी डेबिट, एस डेबिट, डिजीज पार्टनर कौन है बेटा हमारा यहाँ पे आर, तो आर। ये जनरल एंट्री हो जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी, कैपिटल कैपिटल कैपिटल। एक तो ये 48,000 आ गया, 12,000, और ये हमारा यहाँ पर 60,000। ये हमारी क्या होगी इसकी जर्नल एंट्री। तो गुडविल की ट्रीटमेंट तो जो रिटायरमेंट में थी वही हमारी डेथ में भी है। रिटायरमेंट में भी ये 4 स्टेप ही लेते थे, पहले उसका शेयर निकालते थे, फिर गेनिंग रेशो निकालते थे, एडजस्टेड अमाउंट निकालते थे, और फिर जनरल एंट्री, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर की जगह बस यहां पर क्या लिख देंगे, डिजीज पार्टनर, बाकी सारा कुछ काम हमारा वही सेम टू सेम है। ओके बेटा, ये समझ में आया आपको। अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन कराता हूं ओरल, देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 62, XYZ 3 पार्टनर है जिनकी रेशो 3:1 है। द फर्म क्लोज इस बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, हर साल 31 मार्च को बुक्स हमारी क्लोज होती हैं। वाई डेड ऑन 30 जून 2018, ओके, ठीक है बेटा। वाई की डेथ कब हुई है, 31 मार्च 2018 में इसकी डेथ हो गई है। फिर आई क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऑन वाइज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹60,000, यानी कि गुडविल ऑफ द फर्म आपको पहले से ही दी हुई है। वही 4 स्टेप आप जो मैंने अभी फॉलो किया। कैसे करोगे, सबसे पहले वाई का शेयर निकाल लो गुडविल का, फिर गेनिंग रेशो, वाई के शेयर को गेनिंग रेशो में बांट देंगे, जनरल एंट्री पास कर देंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू जो भी डिजीज पार्टनर होगा वो, यानी कि वाई, ठीक है। आगे तुमसे कह रहा है वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी कि वाई का जो प्रॉफिट का शेयर है टिल द डेट ऑफ डेथ, उसके मरने तक का, वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट विच वॉज 1,50,000। मैंने बताया था प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के भी 3 तरीके हैं, एक तो लास्ट ईयर के बेस पे, एक एवरेज के बेस पे, या सेल के बेस पे। क्वेश्चन ने साफ साफ बता दिया प्रीवियस ईयर के बेस पे निकालो। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, जो भी लास्ट ईयर का प्रॉफिट इनटू टाइम इनटू हिज शेयर, और जनरल एंट्री भी पास करनी है हमें इसमें। तो जनरल एंट्री एक तो ये वाली होगी, गेनिंग पार्टनर टू डिजीज पार्टनर गुडविल के लिए, और एक जनरल एंट्री और पास करनी पड़ेगी किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। तो क्या कैलकुलेट करोगे, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ये किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, जो कि हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में अभी भी डिस्कस की भी थी। तो एक एंट्री गुडविल के लिए हो जाएगी, एक एंट्री किसके लिए हो जाएगी, प्रॉफिट के लिए हो जाएगी, ठीक है। और वर्किंग नोट में बाकी अदर कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा आप, तो बेटा देखते हैं जरा ये क्वेश्चन नंबर 62 को, ओके। सारा हमने समझ लिया है, अब एक बार मैं इसका सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं आपको। तो देखते हैं बेटा, ये सॉल्यूशन है इसका पूरा 62 क्वेश्चन का। सबसे पहले वाई का शेयर निकाला,
गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी थी हमारी 60,000, इसमें से y का शेयर 2/6 निकाला। फिर सेकंड स्टेप क्या था, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो निकाल ली। कुछ दे तो रखा नहीं था, तो हमने सिर्फ जो पार्टनर गया उसको हटा दिया, जो बच गया वही न्यू वही गेनिंग। फिर थर्ड स्टेप क्या है, एडजस्टेड अमाउंट। कैसे निकालते हैं हम, ये डिजीज पार्टनर के शेयर को गेनिंग रेशो में बांट दिया और बांट के जनरल एंट्री पास कर दी, गेनिंग पार्टनर डेबिट यानी कि एक्स और जेड डेबिट टू डिजीज पार्टनर। ये तो हमने अभी भी प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिया था कि ये 4 स्टेप हमें करने होते हैं। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट भी था, प्रॉफिट लास्ट ईयर के बेस पे निकालना था, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 1.5 लाख रुपए इनटू टाइम, टाइम 3 महीने का, क्योंकि डेथ हुई है 30 जून को, तो अप्रैल मई जून 3 महीने वो हमारे साथ था। उसका शेयर 2/6, तो यहां से उसका प्रॉफिट आ गया 12,500। इसके लिए जनरल एंट्री मैंने आपको बताई थी अभी कि P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ये किस लिए है, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। प्रॉफिट के लिए जनरल एंट्री हमेशा ये होती है, और जो भी गुडविल होती है उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिजीज पार्टनर। गुडविल के लिए वही 4 स्टेप है हमारे। पहला स्टेप डिजीज पार्टनर का शेयर निकालो, दूसरा स्टेप गेनिंग रेशियो निकालो, तीसरा स्टेप एडजस्टेड अमाउंट और फिर एक जनरल एंट्री पास कर दो। ठीक है, ये प्रॉफिट के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो प्रॉफिट और गुडविल की कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे जिसमें सब कुछ आएगा। ठीक है, तो आज आप पहले इसको समझें, कोई डाउट आए तो मुझसे पूछें। ओके।